इंग्लिश प्रेपोजिशंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने स्कूल के ज़माने से ही सबको बहुत उलझाया है। रट्टे लगा लगा कर थकावट हो जाती है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाएगा। आज ग्रामर की किसी बोरिंग किताब से नहीं, बल्कि स्पेशल लॉजिक यानी जगह और फासले की मंतिक से इन अल्फाज को समझा जाएगा। और हाँ, ख़ास तौर पर उनके लिए जो पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और पिछले सालों के सवालात हल कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना और भी ज़रूरी है। प्रेपोजिशंस दरअसल दो चीज़ों के दरमियान फासले, वक्त या सतह के ताल्लुक को बताते हैं। जब इस ताल्लुक को विजुअली देख लिया जाए तो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान लगने लगती है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन को 4 मंतकी हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, साकित पोजीशन और मकाम। दूसरा, हरकत और सिमत। तीसरा, वक्त और ताल्लुकात। और आखिर में सबसे अहम, मुश्किल प्रेपोजिशन के जोड़े। अल्फाज का रट्टा लगाने के बजाय इन्हें इस तरह कैटेगरीज में बांटकर समझना ही उन पर मास्टरी हासिल करने का सबसे तेज और बेहतरीन तरीका है। तो बुनियाद शुरू होती है पहले हिस्से से, साकित, पोजीशन और मकाम, यानी बिल्कुल रुकी हुई और साकित चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू। अब जरा इस मंजर को तस्वुर में लाया जाए। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, वेयर इज द डॉग? एक कमरा है, वहाँ एक दरवाज़ा है और एक कुत्ता उसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। इस रुकी हुई लोकेशन को, इस पोजीशन को ग्रामर में कैसे बयान किया जाएगा, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, जवाब बहुत वाज़ेह है। द डॉग इज़ बिहाइंड द डोर। बिहाइंड का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की बिल्कुल पुश्त पर या उसके पीछे छुपी हुई हो। यहाँ दरवाज़ा आगे है और कुत्ता बिल्कुल उसके पीछे मौजूद है। ये पोजीशन पूरी तरह से स्टैटिक यानी रुकी हुई है। यहाँ किसी किस्म की कोई मूवमेंट या हरकत नहीं हो रही। कुछ और रुकी हुई पोजीशंस का मुवाजना कर लिया जाए। अगर एक गेंद डब्बे के बिल्कुल बगल में रखी है तो वो बिसाइड द बॉक्स कहलाएगी। एक बेंच जो दरख्त के पास तो है मगर जुड़ी हुई नहीं, वो नियर द ट्री है। बिस्तर के नीचे महफूज रखे जूते अंडर द बेड कहलाएंगे। और अगर सड़क पार एक बैंक मौजूद है तो वहाँ ऑपोजिट द बैंक आएगा। ये तमाम अल्फाज रुकी हुई चीज़ की असल जगह की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही करते हैं। चलिए अब अपनी तवज्जो दूसरी अहम कैटेगरी की तरफ मोड़ते हैं, हरकत और सिमत। जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बाकायदा सफ़र करती हैं तो सूरत हाल यकसर बदल जाती है। लफ्ज़ थ्रू को एक बेहतरीन मिसाल से समझा जा सकता है। तसव्वुर किया जाए कि एक कार एक अंधेरी सुरंग के अंदर दाखिल होती है और दूसरी तरफ से निकल आती है। द कार वेंट थ्रू द टनल। जब कोई चीज़ किसी ऐसी जगह के अंदर से गुजरती है जो दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे हर तरफ से घिरी हुई हो तो वहाँ थ्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये किसी चीज़ के मुकम्मल तौर पर आर पार गुजरने की बिल्कुल परफेक्ट मंजरकशी है। अब आते हैं इस पॉइंट पर जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर इम्तिहानात में। टू और टूवर्ड्स में एक बहुत बारीक लेकिन बुनियादी फ़र्क है। जब टू कहा जाता है, जैसे टू द मार्केट, तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट आखिरी मंजिल यानी डेस्टिनेशन है, जहां जाकर सफ़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब टूवर्ड्स इस्तेमाल होता है, जैसे बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, टूवर्ड्स द स्कूल, तो ये महज एक सिमत या डायरेक्शन को जाहिर करता है। हो सकता है उनकी मंजिल स्कूल ना हो बल्कि कोई और जगह हो, मगर उनके जाने का रास्ता स्कूल की तरफ का है ना दिलचस्प फ़र्क। हरकत के हवाले से कुछ मज़ीद अल्फाज भी बहुत अहमियत रखते हैं। अक्रॉस का मतलब है एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना, जैसे चलकर सड़क पार करना, अक्रॉस द रोड। दूसरी तरफ आउट ऑफ किसी बंद जगह से बाहर निकलने को कहते हैं। और इसके बिल्कुल उलट इनटू होता है। जब कोई बाहर से चलकर किसी कमरे या इमारत के अंदर दाखिल होता है तो इस एक्टिव मूवमेंट को जाहिर करने के लिए हमेशा इनटू लगाया जाता है, जैसे गोइंग इनटू द रूम। यहाँ हरकत या एक्शन का शामिल होना बेहद ज़रूरी है। आइए अब तीसरे अहम मरहले में दाखिल होते हैं, वक्त और ताल्लुकात। यहाँ फिजिकल जगह या हरकत की बात नहीं होगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि वक्त और आपस के ताल्लुकात को किन अल्फाज के ज़रिए जोड़ा जाता है। वक्त को मुख्तलिफ पैमानों में तकसीम किया जाता है। अगर किसी मखसूस घंटे या ख़ास त्यौहार का बिल्कुल ठीक जिक्र करना हो तो एट इस्तेमाल होता है, जैसे एट 6 o'clock या एट दिवाली। लेकिन जब वक्त का पैमाना लंबा हो, जैसे कोई मौसम या पूरा साल, तो वहाँ इन लगाया जाता है,
जैसे इन समर या इन 2020। और अगर किसी पुराने काम के शुरू होने का एक मुकर्रर और फिक्स्ड वक्त बताना हो तो वहाँ सिंस का इस्तेमाल होता है, जैसे सिंस 2010। अगर पुराने पेपर्स उठाकर देखे जाएं तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये वक्त की लंबाई और शुरू होने वाले पॉइंट का मुकम्मल हिसाब दिखाता है। वक्त के उसूलों के बाद अब रिश्तों और मकसद की बात करते हैं। फॉर एक इरादे या मकसद को जाहिर करता है, जैसे जब कोई तोहफा देता है और कहता है दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। इससे मकसद वाज़े हो गया कि ये तोहफा किसके लिए है। बाय किसी जरिए या रास्ते को दिखाता है, मसलन सफ़र का तरीका, जैसे बाय कार यानी गाड़ी के जरिए सफ़र मुकम्मल किया गया। और आखिर में विद का लफ्ज़ साथ और रफ़ाकत के लिए आता है, जैसे विद हर ब्रदर, जो बिल्कुल ठीक यही बताता है कि कोई अकेले नहीं बल्कि अपने भाई के साथ कहीं जा रहा है। अब वक्त आ गया है इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने का, मुश्किल प्रपोजिशंस के जोड़े। यही वो अल्फाज हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो आइए उनका मवाजना करके ये उलझन हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। इन दो अल्फाज के पीछे छुपा गिनती का असूल कमाल का है। बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब दरमियान है, लेकिन असूल यह है कि अगर चीज़ें या अफराद गिनती में बिल्कुल दो हों, जैसे 2 डब्बे, तो लाजमी तौर पर बिटवीन आएगा। लेकिन अगर तादाद 2 से बढ़ जाए, मसलन दोस्तों का एक बड़ा हुजूम हो, तो वहाँ हमेशा अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जैसे शी इज़ सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। गिनती का ये असूल कभी तब्दील नहीं होता, इसे बस पक्का याद कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ की जगह यानी वर्टिकल स्पेस को समझना भी बहुत आसान है। अगर कोई चीज़ सतह को बिल्कुल छू रही है, जैसे मेज़ पर किताब, तो ऑन आएगा। अगर एक लैंप मेज़ के ऊपर लटक रहा है लेकिन उसे छू नहीं रहा, तो वो अबव कहलाएगा। और अगर परिंदे एक बड़ी झील के ऊपर उड़ते हुए उसे मुकम्मल कवर कर रहे हैं, तो वहाँ ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन तीनों का सतह को छूने और ना छूने का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल मिसाल पैदा होती है। ऑन्टो और अपॉन दोनों ऊपर की तरफ दाखिल होने वाली हरकत को जाहिर करते हैं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है। अगर एक बिल्ली किसी बेजान और रुकी हुई चीज़ जैसे सोफ़ा के ऊपर छलांग लगाती है, तो वो मूवमेंट ऑन्टो कहलाएगी, क्योंकि सोफ़ा अपनी जगह साकित है। लेकिन अगर वही बिल्ली एक जिंदा, फर्तीले और भागते हुए चूहे के ऊपर छलांग लगाती है, जहाँ दोनों जानदार हैं और एक जिद्दोजहद और कशमकश शामिल है, तो इस मुकम्मल सूरत हाल को बयान करने के लिए अपॉन का लफ्ज़ मुंतखब किया जाता है ना कमाल की लॉजिक। अब अगेंस्ट और इन फ्रंट ऑफ का दिलचस्प मुवाजना करते हैं। फर्ज किया जाए कि एक साइकिल जिसका अपना स्टैंड खराब है, वो एक बड़ी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी की गई है। यहाँ फिजिकल टच और सहारा लेना शामिल है, इसलिए ये बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर एक कार किसी घर के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में पार्क की गई है, जहां वो किसी सहारे के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तार तौर पर खड़ी है, तो वहां इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खुसूसी लफ्ज़ बिलो का मफहूम एक फिक्स की गई सतह या मेयार से वाबस्ता होता है। अगर मछलियाँ पानी की ज़ाहिरी सतह के नीचे वाले हिस्से में तैर रही हैं, तो वो बिलो द सरफेस कहलाएंगी। इसी तरह अगर किसी बहने वाले दरिया के पानी की सतह एक तयशुदा ख़तरे के निशान से नीचे एक महफूज हद तक बह रही है, तो उसे वाटर बिलो डेंजर लाइन कहा जाएगा। ये सिर्फ नीचे होने को नहीं, बल्कि किसी मखसूस मार्क या तस्दीक शुदा लेवल से नीचे होने को जाहिर करता है। आज के इस तफसीली गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी सवाल जहन में छोड़ा जा रहा है। आज किन मुश्किल प्रपोजिशन के जोड़ों की प्रैक्टिस की जाएगी? आज जो जगह, हरकत और वक्त की मंतिक तस्वीरों से समझी गई है, उसे आजमाने का बेहतरीन वक्त अभी है। ग्रामर का कॉन्फिडेंस सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि अमली मश्क से परवान चढ़ता है। इन वाज़ेह उसूलों को ज़बान का हिस्सा बनाया जाए, ताकि हमेशा के लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। मश्क जारी रहनी चाहिए। हेलो कैंडिडेट्स, आज के इस शानदार वजाहती पेशकश में आप सबका स्वागत है। हम सीधे उन महाटेट के इंग्लिश प्रपोजिशंस पर बात करेंगे जो बार बार आपके इम्तिहान में आते हैं। पिछले 15 साल के पेपर्स को हम बिल्कुल डीपली एनालाइज करने वाले हैं, और यकीन माने ये कोई आम या बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। ठीक है, हम सीधे उन सवालात पर वार करेंगे जो वाकई एग्जाम में मैटर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। हम पिछले 15 सालों के सवालात को बिल्कुल तरतीब से क्रोनोलॉजिकली डिकोड करने वाले हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम उन पैटर्न्स को पकड़ सकें जो एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
देखें, 2011 के बिल्कुल बेसिक सवालों से लेकर हम 2025 की मॉस्टरी तक जाएंगे। आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे वक्त के साथ प्रेपोजिशंस का लेवल तब्दील और थोड़ा पेचीदा होता है। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए 2011 पेपर 1 के इस सवाल से ओपनिंग करते हैं। सवाल है, द कैट इज ब्लैंक द टेबल। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखें, रूल बहुत सिंपल है। जब कोई भी चीज़ किसी सरफेस या सतह के बिल्कुल ऊपर रखी हो और उसे फिजिकली टच कर रही हो ना, तो वहाँ हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी ऑन। बिली सीधा मेज के ऊपर है। कितना सिंपल था ना। अब जरा 2012 पेपर 2 का ये सवाल देखें। शी अराइव्ड ब्लैंक 7 o'clock। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मुम्तहिन वक्त के बुनियादी उसूल को टेस्ट कर रहा है। रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी बिल्कुल एग्जैक्ट और स्पेसिफिक वक्त की बात करते हैं, जैसे कि घड़ी के पूरे 7 बजे, तो बगैर सोचे समझे ऐट लगा देना है बस। तो दुरुस्त ऑप्शन हुआ सी। इसे अपने जहन में बिल्कुल लॉक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। 2013 पेपर 1 का सवाल है, द बुक इज ब्लैंक द बैग। इसका लॉजिक तो बहुत ही सीधा है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के मुकम्मल तौर पर अंदर हो, या समझें कि चारों तरफ से कवर्ड हो, जैसे कि किताब बैग के अंदर बंद है, तो वहाँ लाजमी तौर पर इन इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा दुरुस्त जवाब हुआ ऑप्शन ए। 2014 पेपर 2 में उन्होंने फिर से टाइम का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। सवाल है, वी गो टू स्कूल ब्लैंक मंडे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ी देर पहले हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का इस्तेमाल सीखा था, राइट? लेकिन यहाँ दिन का नाम आ गया है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हफ्ते के मखसूस दिनों का जिक्र आए, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, तो वहाँ हमेशा ऑन आता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम थोड़ा एक्शन यानी मूवमेंट वाली प्रेपोजिशंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। 2015 पेपर 1 का ये सवाल देखें, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द वॉल। सोचिए जरा, जब कोई चीज हरकत करते हुए किसी दूसरी चीज के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाए तो क्या लगता है? जी हाँ, ओवर का इस्तेमाल होता है। दीवार के ऊपर से छलांग मारना इसी डायनामिक मूवमेंट को तो दिखाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब पिछली सूरत हाल के बिल्कुल उलट एक सीन देखते हैं। 2016 पेपर 2 का सवाल है, द रिवर फ्लोज ब्लैंक द ब्रिज। यहाँ पुल के ऊपर से तो पानी बहने से रहा है ना, पानी ज़ाहिर है नीचे से बहेगा। तो जब कोई चीज़ फिजिकली किसी दूसरी चीज़ के बिल्कुल नीचे वाक़े हो, तो वहाँ हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन ए है। सिंपल, राइट? मूवमेंट की एक और कमाल की मिसाल 2017 पेपर 1 का ये सवाल देखें, द बॉय रैन ब्लैंक द रोड। अब यहाँ क्या हो रहा है? जब हम किसी सरफेस पर यानी सतह पर लगातार चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं ना, तो उसे इंग्लिश में अक्रॉस कहते हैं। सड़क को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना मतलब अक्रॉस द रोड। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ए। 2018 पेपर 2 में एग्जामिनर ने एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन दी, द प्लेन फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स। अब यहाँ अक्सर लोग ओवर और अबव में फंस जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अबव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में महज ऊंची सतह या हाइट पर मौजूद हो। जहाज़ बादलों से ऊंची सतह पर उड़ रहा है, इसलिए यहाँ बिना सोचे समझे ऑप्शन ए यानी अबव पर टिक करें। वक्त के हवाले से एक और टेस्ट, ज़रा 2019 पेपर 1 का ये सवाल देखें, माई बर्थडे इज़ ब्लैंक जून। अब हमने पहले देखा था कि ख़ास दिन के लिए ऑन और ख़ास वक्त के लिए ऐट आता है, ठीक है? लेकिन जब बात ज़रा लंबे अरसे की होना, जैसे महीने, साल या सदियाँ, तो मुम्तहिन सीधा आपसे इन की तवक्को करता है। महीने का नाम यानी जून आ गया है तो चुप करके इन लगा दें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2020 पेपर 2 में एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा गया, द टीचर स्टूड ब्लैंक द स्टूडेंट्स। इस सीन को माइंड में इमेजिन करें, जब कोई एक शख्स बहुत से लोगों यानी 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में खड़ा हो या घिरा हुआ हो, तो वहाँ हमेशा अमंग आता है। यहाँ पूरी क्लास यानी कई स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी अमंग परफेक्ट है। 2021 पेपर 1 का ये सवाल हमारी वोकैबुलरी में एक नया एंगल लेकर आता है। शी वॉक्ड ब्लैंक द रिवर। अब यहाँ दरिया के अंदर चलने की बात नहीं हो रही, बल्कि किनारे किनारे चलने की बात है। जब भी हम किसी लंबी चीज़ के साथ साथ यानी पैरेलल चलते हैं, तो उसे अलोंग कहते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन ए हुआ। क्या बात है।
और ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से वाजे करता है कि अगला कॉन्सेप्ट कितना अहम है। 2022 पेपर 2 का सवाल देखें। ही सैट ब्लैंक टू फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने अमंग की बात की थी जो हुजूम के लिए था, लेकिन यहाँ फोकस करें, वाजे तौर पर टू फ्रेंड्स यानी सिर्फ दो दोस्तों का जिक्र है। जब बात सिर्फ और सिर्फ दो अफराद या चीज़ों की हो तो वहाँ बिटवीन का राज होता है। दुरुस्त ऑप्शन बी है। अब जरा रुकें और इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लें। 2020 और 2022 के सवालात के इस लॉजिक का डायरेक्ट मवाजना करें। ये एक ऐसा पैटर्न है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। अगर कई लोग हैं, पूरा हुजूम है, तो अमंग आ जाएगा, और अगर तादाद एग्जैक्टली 2 है तो कोई और ऑप्शन सोचना ही नहीं है, सीधा बिटवीन। ये फर्क लिटरली आपके नंबर बचा सकता है। 2023 पेपर 1 का ये सवाल आपको फौरन 2018 वाले हवाई जहाज की याद दिलाएगा। द बर्ड फ्लू ब्लैंक द ट्री। बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज बादलों से ऊंचा था, यहाँ परिंदा दरख्त से ऊंची सतह पर उड़ रहा है। हाइट या ऊंची सतह दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल अबव। तो ऑप्शन ए यहाँ 100% करेक्ट है। आइए अब 2024 पेपर 2 के इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही वॉक्ड ब्लैंक द ब्रिज। क्या आपको 2017 वाला सड़क पार करने का सवाल याद आया? बिल्कुल सेम लॉजिक है। पुल के एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक जाना, मतलब इसे पार करना, और इस पूरी मूवमेंट को हम अक्रॉस से जाहिर करते हैं। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और आखिरकार हम पहुंच गए 2025 के पेपर्स पर। शी अराइव्ड ब्लैंक द एयरपोर्ट अर्ली। हमने शुरू में सीखा था कि एग्जैक्ट टाइम के लिए एट आता है, लेकिन एक सीक्रेट सुन लें, एट सिर्फ टाइम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मखसूस मकामात, ख़ास लोकेशंस जैसे कि एयरपोर्ट या बस स्टैंड की पिन पॉइंट लोकेशन बताने के लिए भी परफेक्ट ट्रिगर है। तो यहाँ भी एट ही आएगा। दुरुस्त ऑप्शन ए है। चलिए जल्दी से इन सारी बातों का एक क्विक रिकैप करते हैं। इस टेबल को तो बिल्कुल जहन में छाप लें। इन जब कोई चीज़ अंदर हो या लंबा अरसा जैसे महीने हों। ऑन किसी सरफेस के ऊपर होने के लिए या दिनों के नाम के साथ। एट बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम या फिर किसी मखसूस लोकेशन के लिए। अंडर किसी चीज़ के बिल्कुल फिजिकली नीचे होने के लिए। और अमंग जब आप बहुत से लोगों के दरमियान घिरे हों। यकीन माने ये वो मैजिक ट्रिगर्स हैं जो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे। और अब टाइम है आप सबके लिए एक फाइनल चैलेंज का। सवाल है, द कीज आर ब्लैंक द ड्रॉर एंड वी लीव ब्लैंक फ्राइडे। देखते हैं इसका सबसे पहले दुरुस्त जवाब कौन देता है। जरा जल्दी से अपने जवाबात कमेंट्स में बताएं ताकि पता चले कि आज की इस वजाहती पेशकश से आपने कितना सीखा है। और हाँ, MATET की बेहतरीन तैयारी और ऐसी ही मजीद शानदार वजाहती पेशकशों के लिए हमारे चैनल AURDU को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इल्म बांटते रहें और यूं ही सीखते रहें।